6 दिवसीय युद्ध के पहले कुछ दिन के भीतर इजराइल ने पड़ोसी देशों की वायुसेना को खदेड़ दिया था और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। लेकिन वे सामरिक गोलान हाइट्स पर कब्जा किए बिना युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं थे। वे कौन से कारक थे जिन्होंने इजराइल को सीरिया से गोलान हाइट को जब्त करने के लिए प्रेरित किया, जो अभी भी इजराइल के नियंत्रण में है? ये वीडियो इजराइल के उस ऑपरेशन के बारे में है जिसके द्वारा मोसाद की मदद से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया गया था, और उन सभी परिवर्तनों के बारे में है जो इस युद्ध ने मध्य पूर्व में लाए हैं। सीरिया इजराइल का एक ऐसा पड़ोसी देश रहा है जो 1948 में उसकी स्थापना के बाद से लगातार उसके साथ संघर्ष कर रहा है। गोलान हाइट्स सीरिया के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ है जो इजराइल, लेबनान और जॉर्डन के साथ सीमा साझा करता है। इन पहाड़ियों की चोटी से स्पष्ट सैन्य अवलोकन संभव है। इसके अलावा इजराइल की ओर का अधिकांश क्षेत्र खड़ी पहाड़ियां थी। नतीजतन इजराइल दमिश्क द्वारा स्थापित सैन्य चौकियों को आसानी से नष्ट नहीं कर सका। इन पहाड़ियों को रणनीतिक बनाने वाले तथ्य न केवल स्थान था बल्कि जॉर्डन नदी की उत्पत्ति भी थी, जो पश्चिम एशिया के प्रमुख जल स्रोतों में से एक थी। गोलान हाइट्स जॉर्डन नदी और गलील झील के लिए पानी का स्रोत था जो इजराइल को पीने का पानी उपलब्ध कराता था। 1948 के युद्ध के बाद हस्ताक्षरित एक अरब इजराइल समझौते के तहत सीरिया ने गोलान हाइट्स के पश्चिम में घाटी में इजराइल के अधिकारों को मान्यता दी। लेकिन आने वाले वर्षों में देश में सरकार बदलने के साथ सीरिया ने इस क्षेत्र को फिर से एक विवादित क्षेत्र के रूप में देखना शुरू कर दिया। तब तक इजरायली किसानों ने इस क्षेत्र में खेती करना शुरू कर दिया था। सीरिया की रणनीति जल स्रोत को ही बंद कर यहाँ की खेती को खत्म करने की थी। इजराइल के कृषि क्षेत्र का अस्तित्व गोलान हाइट्स से नदी के पानी पर निर्भर था। इसके बावजूद इजराइल में गोलान हाइट्स पर बंद बनाने और पानी को डाइवर्ट करने के बाद से इजराइल में पानी की कमी और भी बढ़ गई। इसके साथ ही इजराइल ने गोलान हाइट्स में सीरिया द्वारा बनाए गए बंधों और नहरों को नष्ट करने के लिए एक विनाशकारी टीम का इस्तेमाल किया। सीरिया ने इजराइल के इस अप्रत्यक्ष हमले को अपने खिलाफ युद्ध की घोषणा के रूप में देखा। इसके बाद सीरियाई बलों ने गोलान हाइट्स से इजरायली क्षेत्र पर नियमित रूप से मोर्टार दागे। उच्च ऊंचाई वाली आग के कारण इजराइल एक प्रभावी पलटवार शुरू नहीं कर पाता। 1960 के दशक की शुरुआत में इजराइल के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने किसी भी तरह से गोलान हाइट्स को जब्त करने का फैसला किया, क्योंकि शूटिंग का नागरिक जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। 5 जून 1967 को 6 दिवसीय युद्ध के फैलने के साथ गोलान हाइट्स में सीरिया की एक बड़ी सैन्य उपस्थिति थी। लगभग 75,000 सैनिकों के 9 ब्रिगेड के अलावा उन्होंने क्षेत्र में कई तोपखाने और बख्तरबंद इकाइयां तैनात की। ऊंचाई पर अपनी श्रेष्ठता के कारण सीरियाई सेना इजराइल की गतिविधियों पर नजर रखने और लक्ष्य पर सटीक तोपखाने की आग लगाने में सक्षम थी। इस बीच इजरायली सेना को एक प्रसिद्ध मोसाद जासूस के माध्यम से वर्षों पहले गोलान हाइट्स में सीरियाई चौकियों की स्पष्ट समझ थी। इजराइल की अपनी उत्तरी सीमा से लेकर दक्षिण तक लगभग 6 महत्वपूर्ण चौकियां थीं। इन सभी चौकियों को नियंत्रित करने वाला कमांड सेंटर दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित कुनेत्रा था। इसलिए इजरायली सेना के उत्तरी कमांडर जनरल डेविड एलाजार ने यहां से आक्रमण शुरू करने की योजना बनाई। रणनीति तोपखानों की फायरिंग की आड़ में एक ही समय में 3 तरफ से गोलान पर हमला करने की थी। साथ ही इजराइल को डर था कि सीरिया के साथ भूमि युद्ध की स्थिति में सोवियत संघ उनका समर्थन करेगा। लेकिन जब उन्हें आश्वस्त किया गया कि सोवियत संघ सीरिया के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने गोलान हाइट्स पर हमला करने की अपनी योजना को तेज कर दिया। फिर 6 दिवसीय युद्ध के 5वें दिन 9 जून 1967 की सुबह इजराइल के रक्षा मंत्री दयान ने गोलान पर हमला करने का आदेश दिया। उस दिन सुबह 9:40 पर इजरायली वायुसेना ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में माउंट हेरमोन से दक्षिण पश्चिमी सीरिया में तौफीक तक भारी रॉकेट हमले किए। गोलान हाइट्स की रक्षा के लिए इजरायली मिराज ने हवा से जमीन पर रॉकेट फायरिंग का उपयोग करते हुए घाटियों में सीरिया द्वारा तैनात भारी तोपखाने की बैटरी और गोला बारूद डिपो को नष्ट कर दिया। साथ ही वहां आ रहे सेना के काफिला और दमकल की गाड़ियां भी हमले में नष्ट हो गईं।
इजराइल के हवाई हमले ने न केवल सीरियाई सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके आत्मविश्वास और लड़ाई की भावना को भी नष्ट कर दिया। नतीजतन उन्हें हमले में क्षतिग्रस्त हुई चौकियों से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन गोलान हाइट्स में कुछ सीरियाई चौकियां अभी भी क्षतिग्रस्त नहीं थीं। इसके अलावा सीरियाई सैनिकों ने खाइयों और बंकरों की स्थापना की और क्षेत्र में पनाहगाह स्थापित करके घाटी में इजरायली बलों पर भारी बमबारी की। इजराइल के पास आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता एक बड़े पैमाने पर जमीनी आक्रमण था। दोपहर 12:40 कर्नल एल्बर्ट मंडलर के नेतृत्व में 8वीं बख्तरबंद ब्रिगेड उत्तरी गोलान में सरल द्वीप में इजराइल में हत्साबनी नदी के पूर्व में गिवाथेमी में घुस गई। सैपर्स और 8 बुलडोजरों की मदद से खदानों और कांटेदार तारों को हटाने के साथ इस कदम को पूरा किया गया था। लेकिन सरल द्वीप में सीरियाई चौकियों ने उनके खिलाफ भारी तोपखाने की गोलीबारी शुरू कर दी। ब्रिगेड का संचालन धीमा हो गया क्योंकि 5 इजरायली बुलडोजर जो कांटेदार बाधाओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, सीरियाई गोलीबारी में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ब्रिगेड फिर 2 समूहों में विभाजित हो गई, जिनमें से एक निकटतम सैन्य पोस्ट कोआला में चली गई। बचे हुए बुलडोजर और सैपर को पीछे धकेलते हुए जब कर्नल एल्बर्ट सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में व्यस्त थे, उनकी ब्रिगेड पर सीरियाई ठिकानों से भारी हमला हुआ। इसके अलावा सीरियाई टैंकों ने इजरायली शेरमैन टैंकों पर गोलीबारी जारी रखी क्योंकि उनकी गति ऊबड़ खाबड़ इलाकों में धीमी हो गई थी। घंटों के भीतर 8वीं ब्रिगेड को भारी नुकसान हुआ और हथियारों को भी नुकसान पहुंचा। सीरियाई गोलीबारी का विरोध करने में सक्षम नहीं होने से निराश कर्नल एल्बर्ट ने अपनी ब्रिगेड को दिशा बदलने और कोआला में जाने का आदेश दिया। लेकिन नेविगेशन उपकरण में खराबी के कारण इस ब्रिगेड का एक समूह एक अन्य सीरियाई रिजर्व सैन्य चौकी सौरा के सामने आ गया। इस प्रकार 2 सैन्य चौकियों के बीच ये समूह शैतान और समुद्र के बीच स्थित था। कर्नल एल्बर्ट का निर्णय किसी अन्य विकल्प के साथ जीवन मृत्यु के संघर्ष को छोड़ना था। इसके साथ ही इजरायली शर्मन टैंकों ने सीरिया के T-55 टैंकों पर बढ़ती ताकत के साथ फायरिंग शुरू कर दी, जो सीमा के करीब तैनात थे। इजरायली टैंकों ने जो कुछ ऐसे शिलाखंडों की रक्षा करते थे जो संप्रभु पठार तक ऊंचाई तक फैले हुए थे और उनके पीछे स्थित थे, केवल 100 से 500 फीट की दूरी से सीरियाई टैंकों के खिलाफ सुपर फायरिंग की। अच्छी तरह से प्रशिक्षित इजरायली सैनिकों के नेतृत्व में टैंकों के सामने दोपहर के तुरंत बाद सीरियाई टैंकों का सफाया कर दिया गया। टैंक बेड़ा जिसने सौरा में सीरियाई खतरे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, उनकी बहन टैंक बेड़े के साथ फिर से जुड़ गया, जो पहले से ही कोआला की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जिस टैंक बेड़े का वे पीछा कर रहे थे, वह तब सीरियाई बासूका टीम और एक अन्य टैंक बेड़े की ओर बढ़ रहा था, जो उनका समर्थन करने के लिए आया था। जब ऐसी स्थिति पैदा हुई, कर्नल एल्बर्ट ने अपने ब्रिगेड के लिए हवाई समर्थन का अनुरोध किया और वहां मौजूद इजरायली टैंक बलों के खिलाफ लड़ाई को तेज करने का आदेश दिया। मिनटों के भीतर इजरायली जेट विमानों ने युद्ध के मैदान में उड़ान भरी। कोआला में सीरियाई बसूका टीम और उनके साथ टैंकों पर लगातार गोलीबारी की। कोआला का पतन तब पूरा हुआ जब उनके पोस्ट कमांडर सहित कई सैनिक हवाई हमले में मारे गए। इस बीच एक अन्य सीरियाई टैंक दल जो पोस्ट के समर्थन में आ रहा था, डर के मारे इजरायली सेना द्वारा पोस्ट पर कब्जा कर लिए जाने के बाद पीछे हट गया। शाम को इजरायली सेना ने क्लार्क के पास एक और सीरियाई सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार उत्तरी गोलान के पश्चिम की ऊंचाइयों पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। इस बीच इजरायली गोलानी ब्रिगेड जनरल जोना इफ्राट के कमान के तहत सीरियाई सेना की उत्तर मध्य गोलान हाइट्स में दरदरा और तेल हिला के लिए भारी बाधाओं से बच गई, जहां वे अपनी 181st बटालियन के साथ एक भीषण लड़ाई में लगे हुए थे। उन्होंने AK-47 राइफलों से लैस सीरियाई सैनिकों से सीधा लड़ने के लिए UGI सब मशीन गन का इस्तेमाल किया, जो नजदीकी हमले के लिए सबसे उपयुक्त थी। AK-47 केवल लंबी दूरी की फायरिंग के लिए प्रभावी थी, इसलिए इजरायली पैदल सैनिकों ने अपने UGI सब मशीन गन का इस्तेमाल सीरियाई सैनिकों पर सीमा के करीब पर दरदरा और तेल हिला में उगने वाली नीलगिरी के पेड़ों की आड़ में आग लगाने के लिए किया।
वे खुली जगह में फायरिंग करने में सक्षम AK-47 राइफल से इजरायली हमले का विरोध नहीं कर सके। नतीजतन इजरायली पैदल सेना ने भारी हमले किए, सीरिया की स्थिति को नष्ट कर दिया और दरदार और तेल हिले पर कब्जा कर लिया। जैसे ही भूमध्य सागर में तैनात दो सेनाओं ने अपने आक्रामक पलटवार जारी रखे, इजरायली वायुसेना के जेट विमानों ने फिर से वहां सीरियाई सैन्य चौकियों के खिलाफ मिसाइल मिशन शुरू किया। जब इजरायली गोलानी ब्रिगेड का एक समूह सबसे शक्तिशाली सीरियाई सैन्य चौकियों में से एक तेल फकर को जब्त करने के लिए निकल पड़ा, तो वे दोनों सीरियाई तोपखाने इकाइयों साथ ही पैदल सेना इकाइयों को उनके खिलाफ तोपखाने की गोलाबारी के साथ चुप करने की कोशिश कर रहे थे। गोलानी ब्रिगेड को अक्सर इन खतरों का मुकाबला करने के लिए हवाई सहायता की आवश्यकता होती थी। मध्य गोलान हाइट्स में सभी सीरियाई चौकियों पर कब्जा करने के बाद गोलानी ब्रिगेड कमांडर ने महसूस किया कि उनके पास दुश्मन की कोई महत्वपूर्ण धमकी नहीं थी और उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ 13 सीरियाई चौकियों पर धावा बोल दिया। प्रत्येक सीरियाई चौकी तक पहुंचने के लिए खाड़ी रास्तों और कांटेदार तार की बाड़ को पार करना पड़ता था। इसलिए ये सभी सैनिक बहुत ही साहस के साथ ढेर सारी कुर्बानियां देकर अपने लक्ष्य के पास पहुंचे। चूंकि लड़ाई बहुत करीब थी, दोनों पक्षों में बहुत सारे हताहत हुए। रक्षा मंत्री मूसा दयान ने इजराइल से उत्तरी गोलान के सबसे रणनीतिक क्षेत्र तेल फकीर को हर कीमत पर अपने नियंत्रण में लाने का आह्वान किया था। इसलिए तेल फकीर के उत्तर और दक्षिण की ओर से दो समूहों ने मोटार और भारी मशीन गनों के साथ हमला किया और वहां से उन्होंने एक मजबूत पलटवार को हराया और तेल फकीर पर कब्जा कर लिया। उससे इजरायली सेना को जो आत्मविश्वास मिला वह अपार था। इजरायली पैदल सेना और टैंक इकाइयों ने तब मध्य गोलान में शेष सीरियाई चौकियों पर हमला किया और 9 जून 1967 की शाम तक उन्होंने गोलान हाइट्स में अपने लक्षित लक्ष्यों का आधा हिस्सा हासिल कर लिया। लेकिन सीरिया के कब्जे वाले हर्मन, बनियास, तौफीक और कस्टम हाउस के बीच कुछ चौकियों ने इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। इसलिए इजराइल के सैन्य नेतृत्व का विचार था कि गोलान हाइट्स वेस्ट वैली में तैनात सभी रिजर्व बटालियन को फिर से लागू किया जाना चाहिए और शेष सीरियाई चौकियों पर जल्द से जल्द कब्जा कर लिया जाना चाहिए। इसलिए सभी बटालियनों को बहाल कर दिया गया। इस बीच मोसाद द्वारा लीक किए गए एक गुप्त संदेश के अनुसार जनरल मूसा दयान को पता चला कि सीरिया उन सभी चौकियों के लिए और तैयारी कर रहा है जो वे तैनात कर रहे थे। इसलिए सभी पुनः लागू बटालियनों को लगभग 10 टीमों में विभाजित कर दिया गया और उत्तरी गोलान में माउंट हर्मन और बनियास और क्रमशः दक्षिण गोलान में तौफीक और कस्टम हाउस में तैनात किया गया। ये बटालियनें जो उस रात सीरियाई चौकियों को निशाना बना रही थीं, भारी सीरियाई प्रतिरोध के कारण इनकी प्रगति धीमी हो गई। इसलिए दुश्मन के ठिकानों के पीछे पैराट्रूपर्स को उतारने और उनकी चौकियों पर हमला करने का प्रयास किया गया। लेकिन शक्तिशाली विमान भेदी तोपों की गोलाबारी के कारण परियोजना को छोड़ दिया गया था। बाद में रात में 65th इजरायली पैराट्रूप बटालियन की एक छोटी टुकड़ी कुछ टैंकों द्वारा फायरिंग की आड़ में सीमा शुल्क हाउस के उत्तर जलाबीना में उतरी। उन्होंने वहां मोटार और भारी मशीन गनों से हमला किया। इसके समानांतर इजराइल की 8वीं ब्रिगेड मजबूत तोपखाने और टैंक फायरिंग के समर्थन के साथ उत्तरी गोलान में क्वाला से बनियास की ओर बढ़ी। सीरियाई सेना ने इलाके में बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंग लगा रखी थी। उन्हें बेअसर करने के लिए ब्रिगेड की अग्रिम सेना सैपर्स के साथ थी। 10 जून 1967 की सुबह इजराइल ने सीरियाई मोटार फायर का सफाया कर दिया और उत्तरी गोलान में बनियास में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कुछ घंटों बाद इजराइल के आधे ट्रैक वाले वाहनों और पैदल सेना की एक इकाई रिकिसियस बंदूकों से लैस ने बिना किसी महत्वपूर्ण संघर्ष के माउंट हर्मन पर कब्जा कर लिया। नतीजतन पश्चिम गोलान हाइट्स का 90% हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में आ गया। दो ब्रिगेड जिन्होंने उत्तरी और मध्य गोलान हाइट्स पर विजय प्राप्त की थी, घंटों के भीतर राविया में जुट गया और मंसूर पर एक संयुक्त हमले की योजना बनाई। तब तक गोलान हाइट्स में इजरायली सेना के वर्चस्व का अनुभव करने वाली सीरियाई सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ पूर्वी गोलान में मंसूरा पोस्ट पर इजराइल की उपस्थिति और अधिक आसानी से घोषित की गई थी।
संक्षेप में 10 जून 1967 को सूर्यास्त तक गोलान हाइट्स के ऊंचे इलाकों सहित लगभग 90% क्षेत्र इजराइल के नियंत्रण में था। नतीजा, जैसे ही इजराइल ने गोलान हाइट्स पर नियंत्रण कर लिया, उसने इजराइल पर सीरिया के भौगोलिक लाभ को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गोलान से पानी की प्रवाह को अवरुद्ध करने की सीरिया की योजना को स्थायी रूप से नष्ट करके अपने स्वयं के कृषि और आर्थिक क्षेत्रों को भी सुरक्षित कर लिया है। इसके अलावा गोलान हाइट्स को इजराइल का एक गढ़ बनाया गया था, जहां से उनकी निगाहें दमिश्क तक पहुंच सकती थी। युद्ध विराम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के अगले दिन ही लागू हो गया। 6 दिवसीय युद्ध ने भौगोलिक और सैन्य दोनों रूप से इजराइल को बहुत लाभ पहुंचाया है। न केवल वे अपने क्षेत्र के 3 गुने से अधिक पर कब्जा करने में सक्षम थे, बल्कि वे दुनिया को ये बताने में भी सक्षम थे कि वे इस क्षेत्र में निर्विवाद सैन्य शक्ति थे। लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं थी। नतीजा योम किपुर की लड़ाई थी, जो सिर्फ 6 साल बाद हुई थी। ये युद्ध मिस्र और सीरिया द्वारा अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेने के लिए किए गए विभिन्न कदमों की परिणति थी। ये सब एक इजरायली कदम का कारण बना है, जो पड़ोसी देशों के साथ बेहतर राजनीतिक संबंध बनाए रखना चाहता है, जबकि सैन्य रूप से भी मजबूत है।